हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का ए स्क्वायर अकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने लेसन 18 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आगे की कोई भी क्वेरी हमको नहीं मिली। ठीक है, तो हम उस चैप्टर को वहीं पर कंप्लीट समझते हैं और आज हम लेसन 20 हाइट एंड डिस्टेंस करने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी बच्चा हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देगा, जिससे आगे आने वाले सेशंस आप तक इजीली पहुंचाया जा सके। एंड गाइस, आप सभी एक बार जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दें, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए इस चैप्टर की, चैप्टर 20 द हाइट एंड डिस्टेंस, सो इसके नाम से ही कन्फर्म है कि यहाँ पर करना क्या है। ये जो चैप्टर है इसमें हम हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस इसमें पढ़ने वाले। क्या है हाइट एंड डिस्टेंस? तो बेटा इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास में एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग कौन सी है, तो ये बिल्डिंग है AB। अब अगर AB यहाँ पर एक बिल्डिंग है हमारे पास में, तो इसकी हमें हाइट मेजर करनी है। ठीक है, इसकी हमें हाइट मेजर करनी है। अगर इसकी हाइट मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे? एक तो हमारा जो मीटर टेप होता है हम उससे मेजर कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम उस बिल्डिंग तक पहुंच ना पाएँ, है ना, हम क्या है कि हम उस बिल्डिंग तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और हमें किसी ग्राउंड लेवल पर किसी प्लेस पर स्टे होना है, खड़े होना है और वहीं से बिल्डिंग को मेजर करना है, तब हम कैसे करेंगे? तब हम इस हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर बात कर ले यहाँ पर कि सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है जो कि C है। C यहाँ पर एक पर्सन है जिसको क्या करना है, यहाँ पर AB की हाइट मेजर करनी है। किसकी हाइट मेजर करनी बेटा? तो AB की हाइट मेजर करनी है। अभी AB की हाइट मेजर करने के लिए ये क्या कर सकता है, तो सपोज कर लेते हैं जब ये यहाँ पर खड़ा रहता है तो AB से इसका कोई एंगल बन रहा है। यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है? तो ये जब यहाँ से खड़ा है तो ये यहाँ से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और थीटा एंगल पर इस बिल्डिंग की टॉप को ये यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो अभी देखो ये जो बिल्डिंग है हमारी, वो बिल्डिंग कैसी होगी? ये इस लैंड पर कैसे स्टैंड बाई पर होगी? तो ये 90 डिग्री बना रही होगी इस लैंड से, राइट ना। कोई भी बिल्डिंग होती है वो लैंड से क्या करती है, 90 डिग्री बनाती है, सिंपल सी बात है। तो फिर क्या है कि यहाँ पर कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, इससे समझ में आता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अभी अगर हम याद करें अपने पुराने सेशन को, तो लास्ट सेशन में ही मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं जिसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहा जाता है, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा होते हैं। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर ये एंगल मेजर कर ले, हमारे आई साइड का जो एंगल है जिसके थ्रू हम इसके टॉप को देख रहे हैं, हम इस एंगल को मेजर कर ले तो फिर हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ाया हुआ था लास्ट टाइम में, PBP HHB। ठीक है, PBP HHB हमने ये पढ़ाया हुआ था, जहाँ पर P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर एंगल हमारा ये है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हमारे पास में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो आपको याद होना चाहिए ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली जो साइड होती है ये हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो साइड होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी हाइपोटेनस होगी, वो भी हमेशा। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि ये जो एंगल है, जो थीटा एंगल हमने लिया हुआ है और यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल लिया हुआ है, ये दोनों एंगल्स जिस लाइन पर फॉर्म होते हैं उस लाइन को बेस कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अभी क्या करना है हमको, हाइट जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है हाइपोटेनस। तो मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है इसे हाइपोटेनस कहते हैं। इसके बाद में जो थर्ड साइड यहाँ पर फॉर्म होती है या फिर बची रह जाती है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, तो वो परपेंडिकुलर होता है। अब बात कर ले यहाँ पर जो फॉर्मूलेस फॉर्म हो रहे थे, तो कौन कौन से फॉर्मूलेस फॉर्म हो रहे थे? यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा
और यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला हम यूज किया करते थे। लास्ट सेशन को ही रिवाइज करवा रहे बेटा, ठीक है, क्योंकि उसी के फॉर्मूलेस हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। साइन के अपोजिट में जो होता था वो होता था कॉसेक थीटा। कॉस थीटा के का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है यहाँ पर कॉट थीटा। ठीक है, क्या होता है तो कॉट थीटा होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ से कुछ फॉर्मूलेस की बात कर ले तो फॉर्मूलेस क्या क्या बन जाएंगे, यहाँ फॉर्मूलेस हो जाएंगे आपके साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसके बाद में कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, सॉरी साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है ना, गलत हो गया ये। कॉस थीटा क्या हो जाएगा तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या हो जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके बाद में अगर हम बात करें कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा आपने क्या देखा यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अभी यहाँ देखो कि साइन थीटा का ही ये रिवर्स है, रेसिप्रोकल है ना। साइन थीटा को रेसिप्रोकल कर देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस को पलट देंगे तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक थीटा। इसके बाद में कॉस थीटा जो होता है ये सेक थीटा का परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा, और कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ फॉर्मूलेस हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अगर हम इस एंगल्स की यहाँ पर बात कर ले कि ये जो एंगल्स हैं आपके वो एंगल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दो तरह से एंगल्स फॉर्म होते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम बात कर ले कि हम किस तरह से हाइट को हमको मेजर यहाँ पर करना पड़ सकता है, तो यहाँ दो तरह से हमको हाइट को मेजर करना पड़ सकता है। कैसे कैसे बेटा, तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको इरेज करते हैं, ये फॉर्मूलेस आप लोग नोट कर लो। तो यहाँ पर आप दो तरह से जो है हाइट आपको मेजर करनी पड़ सकती है। कौन कौन से तरह से भाई, कभी आप यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हो, कभी जो पर्सन है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, और सेकंड कभी जो पर्सन है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, बी पॉइंट पर प्रेजेंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे एक पर्सन कहाँ प्रेजेंट है, बी पॉइंट पर प्रेजेंट है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में तो बी पॉइंट ही हो जाएगा। और पर्सन कहाँ है, तो किसी एक बिल्डिंग की पीक पर प्रेजेंट है। अगर ऐसा होता है यहाँ पर तो क्या करेगा, वो यहाँ पर जो एक पॉइंट ए है, यहाँ पर जो एक पॉइंट सी है, यहाँ जो एक पॉइंट सी है आपका, उस पॉइंट से ये कुछ एंगल बना रहा होगा, और वो एंगल हम लोग देखेंगे कैसे। तो अगर ये पर्सन यहाँ पर ऐसे खड़ा है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये एक पर्सन है जो कि यहाँ पर खड़ा है, तो कैसे देख रहा होगा, अगर वो अपनी स्ट्रेट सामने देखेगा तो कुछ इस तरह से देखेगा, और अगर नीचे देख रहा होगा तो इस एंगल के साथ में देखेगा, है ना, इस एंगल के साथ में देखेगा, इसके साथ में देखेगा, और सामने देखेगा तो कुछ इस तरह से देखेगा। सही बात है ना। अगर कोई पर्सन है यहाँ पर और वो सामने देखेगा तो कुछ इस तरह से देखेगा, और नीचे देखेगा तो किस सी पॉइंट को स्लांट हाइट के रिस्पेक्ट में देखेगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो ये एंगल बन रहा है, जबकि पर्सन कहाँ खड़ा होगा, पर्सन ऊपर खड़ा होगा, तो ये एंगल कहलाता है θ1, और θ1 को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको कहा जाता है। एंड सेकेंड वन, जब ये एंगल कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये सी पॉइंट पर प्रेजेंट होगा। अगर ये सी पॉइंट पर प्रेजेंट है और ये इस बिल्डिंग की पीक को देख रहा है, ठीक है, इसके टॉप एज को देख रहा है, तो भी ये यहाँ से कुछ एंगल बना रहा होगा। इस एंगल को हम यहाँ पर θ2 बोल देते हैं, और जो θ2 होता है इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो एंगल्स पढ़ लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए बेटा कि यहाँ जो θ1 होता है, सॉरी इसको यहाँ राइट कर देते हैं, यहाँ जो θ1 होता है ना वो हमेशा θ2 के इक्वल होता है।
दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा हो, दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पर क्या होता है, जो θ1 होता है वो θ2 के इक्वल होता है। अगर ये इक्वल होता है तो अगर यहाँ पर कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है तो हम उसको भी क्या कर लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल लेट कर लेते हैं, और लेट करने के बाद फिर से हमारी परपेंडिकुलर यही हो जाएगी, बेस AC हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आपका यहाँ पर BC हो जाएगा। BC यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर और हाइट कभी चेंज नहीं होता, जैसा कि इससे पहले वाले चैप्टर में होता था, 18th चैप्टर में आपने किया हुआ है, वैसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर बेस हमेशा आपका सरफेस रहता है, परपेंडिकुलर हमेशा बिल्डिंग की हाइट रहेगी या माउंटेन की हाइट रहेगी, और जो स्लांट हाइट रहेगी वो तो आपको पता ही है। तो इस तरह से इसका जो फॉर्मूले का सेशन था वो तो हो गया। अभी हम पहुँचते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 20, और 20 में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एन इलेक्ट्रिक पोल ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट इफ इट्स शैडो इज फॉर्म 10√3। इसका जो शैडो है वो 10√3 मीटर फॉर्म हो रहा है। अभी शैडो होगा क्या, अगर हम बात कर ले, यहाँ पर शैडो की बात की जा रही है, तो शैडो क्या हो सकता है। पहले तो एक हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक पोल बना देते हैं। इलेक्ट्रिक पोल बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, एक यहाँ पर बल्ब शो कर दे रहे हैं, ये यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है। ठीक है, इस लैंप की जो हाइट दे रखी है वो 10 मीटर दे रखा हुआ है, तो इसकी जो हाइट हो गई वो हो गया 10 मीटर। अभी 10 मीटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लैंप है वो सरफेस से लैंप कह ले या फिर ये जो अदर लाइट है वो इस पोल का एक शैडो बना रहा है, और शैडो की जो हाइट है वो यहाँ पर दे रखा है 10√3 दे रखा हुआ है ना। कितना दे रखा हुआ है, 10√3 दे रखा हुआ है। इस लैंप का जो हाइट बन रहा है वो कितनी, इस लैंप का जो शैडो फॉर्म हो रही है यहाँ पर वो हो रही है 10√3। इसको क्या कर लेते हैं, तो इसकी डायमेंशंस राइट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और ये हो गया C। अभी इन्होंने बोल के रखा हुआ है, क्या कहा है, कहते हैं फाइंड द एलिवेशन ऑफ सन का हमें एलिवेशन फॉर्म करना है। दैट मीन्स ये तो हमारा पोल था, यहाँ पर कहीं सन होगा। अभी सन एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स ये सन की जो लाइट है वो इस A पॉइंट से एक एंगल फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो एंगल कितना होगा, अगर हम इसकी बात कर ले, ठीक है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो। अगर हम बात कर ले इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर बेस हमारे पास में हो गया AB और हाइट हो गया हमारे पास में यहाँ पर BC। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, और हम यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हम थीटा लेट कर रहे हैं। थीटा लेट करेंगे तो अभी देखो, अगर आपके पास यहाँ पर हाइट और बेस दे रखा हुआ है, तो हाइट और बेस से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला फॉर्म होता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्म होता है, तो आंसर ये आता है कि भाई tan थीटा का फॉर्म होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब BC अपॉन में AB हो जाएगा। tan थीटा जो है आपका वो tan थीटा ही रहेगा। BC की वैल्यू 10 दे रखी हुई है, और AC आपने अभी फॉर्म किया यहाँ पर 10√3। 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में √3। tan थीटा इक्वल टू, अभी अगर बात कर ले यहाँ पर 1 अपॉन में √3 दे रखा हुआ है, तो ये किस चीज़ की वैल्यू होती है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद होनी चाहिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। और ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है क्या, तो इसके लिए हम एक सेशन ले आएंगे और जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल उसी में लर्न करा दी जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो कि 1 अपॉन में √3 जो होता है वो आपका tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, tan
30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 30 डिग्री थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कुछ वैल्यूज़ है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की, उन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर लर्न कर लो जिससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन थीटा, फिर यहाँ पर कॉस थीटा, फिर यहाँ पर टेन थीटा। इन वैल्यूज़ को याद कर लेना, फिर इसके बाद में जो कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा है वो हम नेक्स्ट सेशन में आपको फिर से बता देंगे कि वो कैसे आप यहाँ से लर्न करने वाले हो, ठीक है। 0 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, 45 की पता होनी चाहिए, 60 और 90। इन एंगल्स की वैल्यू आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, इससे आपका ये जो लेसन है वो तो हो जाएगा। अभी साइन 0 डिग्री की बात कर लेते हैं तो ये 0 हो जाता है, याद कर लो। उसके बाद में साइन 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। बात कर लेते हैं कॉस की। यहाँ पर कॉस की जो वैल्यू होती है वो साइन की जो होती है वो अपोजिट होती है। कहने का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री पर 1 था तो यहाँ पर 0 डिग्री पर 1 हो जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू जो यहाँ पर थी वो वैल्यू आपकी 30 डिग्री की हो जाती है, दैट मीन्स √3/2 हो जाएगा। 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है दोनों की ही। इसके बाद में 30 डिग्री की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर आ जाएगी, मतलब 1/2, 0 आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। साइन की वैल्यू ये लर्न कर लोगे तो कॉस की वैल्यू अपने आप इजीली लर्न हो जाएगी। बात कर लेते हैं टेन की। तो 10 में 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, और 90 की याद कर लेना, यहाँ पर नॉट डिफाइंड होती है या फिर इसको इनफाइनाइट भी कहा जाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, उसको याद कर लेना। इसके बाद में अगर बीच की वैल्यूज़ की बात कर ले तो ये आपका हो जाता है 1/√3, 1 एंड √3। अभी इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो साइन ये जो 10 के साथ में 1/√3 किस चीज़ की वैल्यू होती है, तो ये आपकी 30 डिग्री की वैल्यू होती है, डियर आर 10, और 10 में 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। टेन थीटा जब दोनों साइड में इक्वल हो जाता है तो एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हो कि दोनों वैल्यूज यहाँ पर क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री यहाँ से मिल जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की। इसके शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ सेम इन्हीं आइडेंटिटीज़ पर बिलोंग करते हैं, और इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है इसका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। एक कोई टावर है यहाँ पर, तो लेट कर लेते हैं हम फिर से कि यहाँ पर ए बी कोई टावर है। ए बी टावर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा हुआ है। आगे कहते हैं पॉइंट ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। कितनी डिस्टेंस पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो 150 मीटर पर ये जो है एंगल फॉर्म हो रहा है। सो अभी यहाँ से इन्होंने बोला हुआ है कि ए बी की हाइट, मतलब यहाँ पर जो टावर है उस टावर की हाइट आपको निकाल के दिखानी है। जैसा कि मैंने लेसन के स्टार्ट में ही कहा था आप लोगों से, किसमें क्या करना होगा आपको, लेसन की हाइट टावर की हाइट या बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए हम इस लेसन का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि ए बी की वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। वो क्या हो जाएगा, ये देखिए रखा है 30 डिग्री, और हमको निकालना जो है वो है ए बी। ए बी का मतलब हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ जाए। सिंपल है भाई, टेन थीटा का फॉर्मूला यूज कर ले, मतलब टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ए बी
अपॉन में बेस ये हो गया 150। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये होता है 1 अपॉन में √3। परपेंडिकुलर आपका ए बी रहेगा और बेस यहाँ पर 150 ही रहेगा। ए बी की बात कर ले तो ये आपका हो जाएगा 150, लेफ्ट साइड में आ गया 150 अपॉन में √3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये आपका हो जाएगा ए बी इक्वल टू 150 अपॉन में √3। अभी बेटा √3 की वैल्यू जो है वो अपॉन में है और कभी भी रूट की वैल्यू अपॉन में नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे क्या है कि ये आपका हो जाएगा 150 √3, नीचे √3 इंटू √3 मतलब 3 हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर 50 हो जाएगा और आंसर आपका 50 √3 हो जाएगा। अभी अगर आंसर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर लेना, यहाँ पर √3 की वैल्यू रख लेना और ये वैल्यू होती है आपकी 1.732। √3 की वैल्यू हो गई आपकी 1.732। ठीक है, याद कर लो इसको। साथ में √2 की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1.414। इसको भी लर्न कर लो। अभी इसका मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने जो है क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 और 4 ड्रॉप करते हैं और 5th क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 100 मीटर हाइट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड द फुट ऑफ द टावर। P और फुट ऑफ द टावर की डिस्टेंस हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। बोला हुआ है कि एक कोई टावर है, यहाँ पर टावर को हम Q और R लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, टावर को हम यहाँ पर Q और R लेट कर ले रहे हैं। इसके बाद में यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट P है और पॉइंट P से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। इसके साथ में इन्होंने बोला हुआ है कि टावर की जो हाइट है वो 100 मीटर दे रखी हुई है। अब ये कहते हैं ये जो P एक पर्सन खड़ा है, यहाँ से टावर के फुट की डिस्टेंस क्या है, आपको यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस डिस्टेंस को क्वेश्चन मार्क कर ले रहे हैं। अभी फिर से वही बात होती है कि यहाँ पर फाइंड करना है हम लोगों को कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है और फॉर्मूला किसके किसके बीच का लगाना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं ना। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, अभी जो इससे पहले किया था, मतलब tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब RQ अपॉन में PQ। जहाँ पर tan थीटा जो है आपका tan 30 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 100 हो जाएगी और बेस की वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं पता, मतलब ये PQ ही रहेगी। tan 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने यूज की थी, तो 1 अपॉन में √3। इसके साथ में ये हो गया आपका 100 अपॉन में PQ। PQ की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका √3 यहाँ पर अपॉन में है, राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 100 इंटू √3। अभी √3 की वैल्यू रखो आप यहाँ पर, तो ये आपकी हो जाएगी 1.732। 100 से इंटू कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 13173.2 और ये मीटर में आपकी डिस्टेंस जो है आने वाली है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका है। यहाँ पर √3 की वैल्यू रखना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही थी सिंपल सा मल्टीप्लाई बहुत इजी था, है ना। तो कोई भी जो टीचर है वो इस फॉर्म में आपका आंसर नहीं रखेगा, इसलिए आप यहाँ पर क्या कर लेना, √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम ड्रॉप कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन ड्रॉप नहीं कर रहे बेटा। यहाँ पर अब हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है।
इसमें जितनी भी वैरायटीज़ हैं इस लेसन से रिलेटेड, ये सारी आपको इसमें मिल जाएंगी। मतलब इस सेशन के बाद में आपकी कोई भी क्वेरी इस चैप्टर से फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। और फिर भी जो भी क्वेरीज आपकी फॉर्म हो रही हैं वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ए स्क्वायर अकेडमी पर हमसे कांटेक्ट करो और अपनी क्वेरीज हमसे शेयर करो, जिससे नेक्स्ट सेशन के साथ में हम क्या करेंगे कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते हुए फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाइट, अ स्टील वायर टाइड द टॉप ऑफ द पोल इज अफेक्टेड एट अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड टू कीप एट द पोल अपराइट इफ द राइट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहते हैं कि थ्रू द फुट ऑफ द पोल फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करना है, जिसमें बेटा जो टावर है उस टावर की हाइट दे रखी है आपको 10 मीटर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर 10 मीटर हाइट दे रखी हुई है। 10 मीटर हाइट के साथ में यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको यहाँ पर दिया गया है 45 डिग्री का। सो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है वायर के साथ में 45 डिग्री है। आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर, ये वायर लगाया गया है एक ए बी, कोई वायर है और ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसको पॉइंट सी हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अभी एक फॉर्मूला आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें आपका परपेंडिकुलर भी आता हो और हाइपोटेनस भी आता हो। तो बात कर लेते हैं इन दोनों से रिलेटेड जो एक आपका कोई फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला आपका होता है साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। सिंपल सी चीज़ है भाई। तो यहाँ पर राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा मतलब साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि हो जाएगा BC अपॉन में हाइपोटेनस जो कि हो जाएगा AB। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2। BC की वैल्यू जो है वो आपकी 10 मीटर होती है और AB जो है आपका वो AB ही रहने वाला है। AB की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। AB को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका AB हो गया और √2 का आप राइट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 √2 हो जाएगा। AB की वैल्यू की बात कर ले, ये आपका हो जाएगा 10 × 1.414 और दोनों का इंटू कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा AB इक्वल टू 14.14 मीटर। इतनी हाइट का वायर आपको यहाँ पर चाहिए होगा। अगर आपको यहाँ पर एक वायर लगाना है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो, तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है या फिर जो लेंथ ऑफ वायर है वो कितना होना चाहिए, 14.14 मीटर का होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपने जो है यहाँ पर अर्थ कर लिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेटा, एन ऑब्जर्व 1.5 मीटर टॉल एंड 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर 22 मीटर हाई। ओके, इन्होंने बोला हुआ है कि सबसे पहले एक टावर है और टावर की जो हाइट है वो 22 मीटर दे रखा हुआ है, जिससे कुछ डिस्टेंस पर एक कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट है। देखते हैं क्या है। बोला हुआ है डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर ऑफ द आइस ऑफ ऑब्जर्वर। ओके, तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है आपका, वो ऑब्जर्वर AB, इसको C कंसिडर कर लेते हैं, ये D हो जाएगा आपका।
कि ऑब्जर्वर यहाँ पर बी पॉइंट को देख रहा है, बी पॉइंट को देख रहा है, ठीक है। जहाँ पर ऑब्जर्वर की जो लेंथ है, हाइट है, वो यहाँ पर गिवन की गई है। कितनी दी गई है भाई? 1.5 मीटर टॉल है, और साथ में जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो 20.5 दे रखा हुआ है। मतलब ये डिस्टेंस है 20.5 और लेंथ ऑफ ऑब्जर्वर जो है वो 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर जो है लेंथ का कोई ऑब्जर्वर है जो कि किसी बिल्डिंग को देख रहा है, और इसमें जो बीच की डिस्टेंस है ऑब्जर्वर के फुट की और टावर के फुट के बीच के डिस्टेंस जो है वो 20.5 दिया गया है। तो ये कहते हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो बेटा अभी क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पॉइंट सी पर जो आपका टावर यहाँ पर ए बी दे रखा हुआ है, ए बी टावर पर हम क्या कर लेते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये यहाँ पर सामने जाकर किसी एक पॉइंट ई पर इसको कोइंसाइड कर रहा होगा, ऐसा हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है भाई। अभी यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है? 1.5। तो हम यहाँ पर ई ए की हाइट की बात कर लेते हैं, वो कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 1.5। मतलब यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट लेंथ ऑफ ई ए, यह आपका हो जाने वाला है 22, सॉरी ये तो आपका हो जाएगा 1.5। अगर हम बात कर ले लेंथ ऑफ बी ई की लेंथ की बात कर लेते हैं, तो यह आपका हो जाएगा 20 माइनस 1.5। 22 है ना ये? हाँ 22 है, तो 22 माइनस 1.5 मतलब ये आपका हो जाएगा 20.5। अभी यहाँ से जो हाइट निकल के आई है किसकी? तो हाइट निकल के आई है यहाँ पर बी ई की, और कितनी आई है? 20.5 यहाँ से हाइट निकल के आ गई है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रायंगल बी सी ई की, वो कितना हो जाएगा? यहाँ देख लेते हैं। इन ट्रायंगल बी सी ई, इसमें अगर हम बात करें तो हमें वैल्यू किस चीज़ की चाहिए? यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है इस चीज़ की वैल्यू चाहिए। बेस जो डी ए की वैल्यू है, डी ए की जो लेंथ है यहाँ पर, वही लेंथ यहाँ पर सी ई की होने वाली है। क्यों होने वाली? क्योंकि ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है। मतलब ये आपका हो जाएगा 20.5 हो जाने वाला है। अभी क्या करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, और है हमारे पास क्या? परपेंडिकुलर है और बेस है। मतलब यहाँ पर हम tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। हम एंगल यहाँ पर थीटा लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब बी ई अपॉन में बेस कितना हो जाएगा? सी ई। tan थीटा आपका tan थीटा रहने वाला है, बी ई की वैल्यू 20.5 हो जाएगी, सी ई की वैल्यू भी सेम है 20.5 हो जाएगी। दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई, यहाँ पर 1 आ गया, tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, एंड tan थीटा इक्वल टू tan 45 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 45 हो जाएगा। बात यहाँ पर ये उठती है कि 1 की जगह पर हमने ये tan 45 क्यों रखा? तो अभी मैंने चार्ट बनाया था, उस चार्ट में देखना तो यहाँ पर tan 45 डिग्री वैल्यू जो है 1 दे रखा हुआ है, इसलिए हमने क्या कर लिया? 1 के प्लेस पर tan 45 कर लिया। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अभी हम नेक्स्ट सेशन में इसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सेशन हम यहीं तक रखने वाले हैं। सो गाइस, हमारे साथ में जो फर्स्ट टाइम जुड़ा हुआ है बच्चा, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और सेशन को लाइक जरूर कर लेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।